दोस्तों, इंडिया ने चंद्रयान 3 मिशन के बाद एक और मिशन आदित्य L1 लॉन्च कर दिया है। इस मिशन के बाद इंडिया को कितना फायदा होने वाला है और आदित्य L1 क्या है, आज की सच टीवी की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। चंद्रयान 3 एक ल्यूनर मिशन था, जबकि आदित्य L1 एक सोलर मिशन है। चंद्रयान 3 में स्पेसक्राफ्ट को मून की सरफेस पर उतारा गया था, मगर आदित्य L1 के केस में ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि आदित्य L1 स्पेस में एक ही जगह पर रहकर सूरज को ऑब्जर्व करेगा, वो भी पूरे 5 साल तक। यकीनन ये बात सुनकर आपको भी हैरत हुई होगी कि कैसे कोई स्पेसक्राफ्ट स्पेस में एक ही जगह पर 5 साल तक रह सकता है। दोस्तों, इस बात का आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दरअसल स्पेस में कुछ ऐसे पॉइंट्स मौजूद हैं जहां पर दो सेलेस्टिकल बॉडीज की ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस आउट करती है, जिनको लाग्रांज पॉइंट्स कहा जाता है। अगर हम यहाँ पर दो सेलेस्टिकल बॉडीज सूरज और जमीन को कंसिडर करें तो हमारे पास टोटल 5 लाग्रांज पॉइंट्स बनेंगे। आदित्य L1 को लाग्रांज पॉइंट L1 पर प्लेस किया जाएगा, जहाँ पर सूरज और जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स स्पेसक्राफ्ट के ऑर्बिटल मोशन के साथ कैंसल आउट करेगी, जिसके बाद वो स्पेसक्राफ्ट उसी पॉइंट पर रहकर सूरज को ऑब्जर्व करता रहेगा। चूँकि स्पेसक्राफ्ट को L1 पॉइंट पर प्लेस किया जाएगा, इसीलिए इसका नाम भी आदित्य L1 रखा गया है। स्पेसक्राफ्ट को लाग्रांज पॉइंट पर प्लेस करने से फ्यूल की बचत होगी और बगैर कोई एफर्ट किए स्पेसक्राफ्ट कॉन्स्टेंटली सूरज को ऑब्जर्व करता रहेगा। स्पेसक्राफ्ट का जमीन से फासला 1.5 मिलियन किलोमीटर है, जबकि जमीन का सूरज तक फासला 150 मिलियन किलोमीटर है। मतलब स्पेसक्राफ्ट का फासला सूरज के फासले के सिर्फ 1% ही है। जहां पर हमें एक बात तो पता चल गई कि ये स्पेसक्राफ्ट सूरज के पास नहीं जाएगा, बल्कि सूरज से तकरीबन 149 किलोमीटर के फासले पर रहकर ये रिसर्च करेगा। आदित्य L1 लॉन्चिंग के तकरीबन 4 माह बाद L1 पॉइंट पर पहुंचेगा, जो कि 5 साल तक वहीं रहेगा। आदित्य L1 के अंदर मौजूद डिफरेंट पेलोड्स सन की डिफरेंट लेयर्स को स्टडी करेंगे। मगर इससे पहले कि हम आदित्य L1 के पेलोड्स की बात करें, हम जल्दी से सन के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। हमारा सन टोटल 6 लेयर से मिलकर बना है, जिसमें से 3 इनर लेयर्स हैं, जबकि 3 आउटर या एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं। सबसे अंदर वाली लेयर को कोर कहा जाता है, जहां पर फ्यूजन रिएक्शन के जरिए से हाइड्रोजन और हीलियम को कन्वर्ट किया जाता है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी में, जो कि जमीन पर हमें सनलाइट की सूरत में नजर आती है। उसके बाद आता है रेडिएटिव जोन। इस लेयर में मौजूद फोटॉन्स कोर में बनाई गई एनर्जी को सन की सरफेस पर भेजते हैं। रेडिएटिव जोन से एनर्जी को निकालने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तीसरे नंबर पर लेयर आती है कन्वेक्टिव जोन की। यहाँ पर एनर्जी कंटिन्यूसली सरफेस की तरफ मूव करती है थ्रू कन्वेक्शन, इसीलिए इसका नाम भी कन्वेक्टिव जोन रखा गया है। उसके बाद आती है सन की लोएस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर फोटोस्फेयर, जो कि 500 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस लेयर पर टेम्परेचर तकरीबन 5500 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि इनर लेयर्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम है। उसके बाद आती है क्रोमोस्फेयर की लेयर, जो कि 1500 से 5000 किलोमीटर तक फैली हुई है। यहाँ पर टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगता है, तकरीबन 6000 से 20000 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद एक पतली सी लेयर आती है ट्रांजिशन रीजन की, जो कि तकरीबन 100 किलोमीटर तक ही होती है। और सबसे आखिर में आती है कोरोना लेयर, जो कि सूरज की आउटर एटमॉस्फेरिक लेयर है। यहाँ पर टेम्परेचर 1 मिलियन से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिसका डिस्टेंस इतना है कि 400 अर्थ्स उसके अंदर फिक्स हो सकती हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि फोटोस्फेयर का टेम्परेचर इतना कम और कोरोना लेयर का टेम्परेचर इतना ज्यादा क्यों है, जबकि कोरोना तो सूरज की आउटर एटमॉस्फेरिक लेयर है। और कॉमन सेंस भी यही कहती है कि जो चीज सरफेस से जितना दूर होगी उसका टेम्परेचर भी उतना कम होगा, मगर यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, ये बात आज तक साइंसदानों के लिए एक सवालिया निशान है। इस पर डिफरेंट साइंसदानों ने अपनी अपनी थ्योरीज पेश की हैं, पर अभी तक कोई भी ठोस सबूत नहीं मिल पाया। अब वापस आते हैं आदित्य L1 के स्ट्रक्चर पर। आदित्य L1 पर टोटल 7 पेलोड्स लगे हुए हैं, जिनमें से 4 सूरज को स्टडी करेंगे, जबकि बाकी 3 L1 पॉइंट के आसपास मेजरमेंट्स लेंगे। सबसे पहले नंबर पर आता है विजिबल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफ या फिर VELC। ये पेलोड कोरोना लेयर को स्टडी करेगा और कोरोनल मैस इजेक्शंस को ऑब्जर्व करेगा।
कोरोना लेयर बहुत बड़ी मिकदार में प्लाज्मा विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाहर फेंकती है, जिसे कोरोनल मैस इजेक्शंस कहा जाता है। दूसरे नंबर पर आता है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, या फिर सूट भी कह सकते हैं। ये फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर में से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ऑब्जर्व करेगा। फिर आता है सोलर लो एनर्जी एक्स रे स्पेक्ट्रोमीटर और हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स रे स्पेक्ट्रोमीटर। ये दोनों सूरज से निकलने वाली एक्स रेज को स्टडी करेंगे, स्पेशली सोलर फ्लेयर से निकलने वाली एक्स रेज। जिस वक्त सूरज पर मौजूद ट्विस्टेड मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर एनर्जी अचानक से रिलीज होती है, तो उसके नतीजे में एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है, जिसे सोलर फ्लेयर कहा जाता है। फिर आता है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट और प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, या फिर पापा भी कह सकते हैं। ये दोनों सोलर विंड को स्टडी करेंगे। सूरज की आउटर एटमॉस्फेरिक लेयर में मौजूद प्लाज्मा से डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, जिसके फ्लो को सोलर विंड कहा जाता है। और आखिरी नंबर पर आता है मैग्नेटोमीटर, या फिर MAG, जिसका काम मैग्नेटिक फील्ड्स को मेजर करना है। वो मैग्नेटिक फील्ड जो कि L1 पॉइंट पर आ रही है। दुनिया भर में मौजूद 77 स्पेस एजेंसीज में से सिर्फ 3 स्पेस एजेंसीज ने सोलर मिशन लॉन्च किए हैं, जिसमें नासा, ईसा और जेक्सा शामिल है। और अब चौथी स्पेस एजेंसी इसरो भी शामिल हो गई है। मगर अभी तक कहीं से भी कोई वाज़ेह रिसर्च सामने नहीं आई सूरज के बारे में। तो अगर इसरो का ये मिशन सक्सेसफुल रहता है तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी कामयाबी साबित हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।